नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम प्लांट एनाटॉमी के एक नए टॉपिक रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। जो रूट का एपिकल मेरिस्टेम है, आपको मालूम है कि जब प्लांट कोई सीड जर्मिनेट होती है तो प्लूम्यूल और रेडिकल दो पार्ट्स उसके निकलते हैं। जर्मिनेशन के बाद रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है आगे जाके, और प्लूम्यूल का पार्ट जो होता है वो शूट बनाता है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम का डिफरेंशिएशन है, जब वो एम्ब्रियोनिक रेडिकल स्टेज में होती है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और जो सेल होते हैं जो एपिकल मेरिस्टेम बनाते हैं, का पार्ट बनते हैं, वो बहुत ही डेंसली साइटोप्लाज्मिक होते हैं। साइटोप्लाज्म का बहुत डेंस होता है और न्यूक्लियाई उसकी लार्ज होती है, आकार में बड़ी होती है। और ये ज़्यादातर जो होते हैं, these are relatively undifferentiated meristematic cells। इनमें अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है। ऐसे टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक कहने का मतलब है दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, और बहुत ही एक्टिव डिवीजन इसमें होता है। जो टिश्यू द मैच्योर रूट्स, जो मैच्योर रूट्स होते हैं उनके जो टिश्यू होते हैं वो इन्हीं इनिशियल सेल्स जो होते हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम के जो अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, these are इनिशियल्स, इन्हीं से डिराइव होते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या अंतर है दोनों के मेरिस्टेम में। जो एपिकल मेरिस्टेम है रूट का, इट इज नॉट टर्मिनल इन पोजीशन, जबकि शूट एपेक्स में आपने देखा होगा कि शूट एपेक्स जो होता है वो टर्मिनल इन पोजीशन। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम ऑफ शूट। ये बिल्कुल एपिकल पोजीशन में है, जबकि रूट का जो मेरिस्टेम है वो सब टर्मिनल होता है, क्योंकि इसके आगे यहाँ पर होता है, क्योंकि इसके आगे रूट कैप प्रेजेंट होती है और रूट कैप के पीछे का हिस्सा एपिकल मेरिस्टेम बनाता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो सिर्फ एक्सिस की तरफ ही रूट सेल्स नहीं डिवाइड करता, बट ऑल्सो अवे फ्रॉम इट टू इनिशिएट रूट कैप। जो रूट कैप के सेल्स हैं वो इसी एपिकल मेरिस्टेम के सेल से डिराइव होते हैं। इसका मतलब है जो रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स हैं वो सिर्फ एक्सिस की तरफ ही नहीं वो करते, डिवाइड नहीं करते, ये बाहर की तरफ भी सेल डिराइव करते हैं, बनाते हैं, जो बाद में रूट कैप बनाती है। रूट एपेक्स में कोई लेटरल अपेंडेजेस नहीं पाया जाता, जैसे कि शूट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लीफ प्राइमोर्डिया, एक्सिलरी बड की प्राइमोर्डिया ये प्रेजेंट होते हैं, दीज आर लेटरल अपेंडेजेस। जबकि रूट एपिकल मेरिस्टेम में कोई अपेंडेज नहीं पाई जाती, ये बिल्कुल स्मूथ होती है। रूट में जो एपिकल लेटरल अपेंडेजेस बनते हैं वो कुछ डिस्टेंस के बाद बनते हैं। आपने पिछले चित्र में देखा होगा, रूट ऑफ जोन ऑफ डिफरेंशिएशन पीछे की तरफ होता है, वहां बनते हैं लेटरल अपेंडेजेस। एपिडर्मल सेल्स जो होती है वो ग्रो करके रूट हेयर्स बनाती हैं। ये चीज यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई गई है। इन रूट्स रूट कैप ऑक्यूपाइज द टर्मिनल पोजीशन। टिप पर एपेक्स ना होकर रूट कैप प्रेजेंट होती है। ये जो सेल्स दिखाई गई यहाँ पर, दिस इज रूट कैप। जबकि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर सिलेंडर, ये जो तीन प्रिंसिपल टिश्यू होते हैं किसी भी सिस्टम के, प्राइमरी टिश्यू सिस्टम के, वो रूट एपेक्स की तरफ से, ये रूट कैप से थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं। और ये आपको यहाँ से, आप चित्र में देखिए, यहाँ से दिखाई गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। तो ये जो जोन है जो रेड कलर से मार्क किया मैंने, ये रूट एपेक्स बनाता है। ये जो चित्र है ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है रूट एपेक्स का, इरियोफोरम वेजिनेटम का, जिसमें रूट कैप और रूट एपेक्स का पार्ट अलग अलग दिखाया गया है। अब इसकी जो थ्योरीज दी गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज एपिकल सेल थ्योरी। ये शूट एपेक्स की भी इन्होंने ही दी थी। दिस इज प्रपोज्ड बाय नागेली, 1858 में दी थी। और इनके अनुसार एक सिंगल टेट्राहेड्रल सेल्स होता है वो एपेक्स बनाता है, और ये ज्यादातर जो होते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स में होते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू जो है क्रिप्टोगाम्स में टेरिडोफाइट से स्टार्ट होती है।
ये जो चित्र दिखाया गया है ये मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेरिस उसके रूट का टिप है। तो जो टेट्राहेड्रल सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, आप यहाँ चित्र में देखिए, ये टेट्राहेड्रल सेल है। टेट्राहेड्रल मतलब पिरामिडल शेप की, जिसके 3 साइड फेसेस होंगे और एक बेस होगा। इसी सेल के डिवीजन से जो रूट एपेक्स का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी सेल में जो अपर 3 साइड्स होती हैं, ऊपर के 3 साइड्स होते हैं, ये बनाती हैं बॉडी ऑफ द रूट। मतलब जिसके पीछे के सेल्स हैं, जो ये सारे सराउंडिंग सेल्स जो हैं वो यहीं से डिराइव होती है, जो 3 अपर साइड से। जबकि रूट कैप जो है वो बेसल सेल जो है, आपका बेस प्रेजेंट है, यहाँ से डिराइव होती है और इसीलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। लेकिन ये जो थ्योरी है, दिस कंसेप्ट डज नॉट होल्ड गुड। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ये सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में बाद में स्टडी में प्रूव हुआ कि ग्रुप ऑफ इनिशियल जो है वो रूट एपेक्स बनाते हैं, सिंगल सेल नहीं बनाती। नेक्स्ट थ्योरी हिस्टोजेन थ्योरी। हिस्टोजेन थ्योरी को हैंस्टीन ने दिया था 1868 में। हैंस्टीन ने दिया था और उनके हिसाब से 3 लेयर्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक लेयर्स होती हैं, जिसको हिस्टोजेन भी कहते हैं। वो रूट एपेक्स की पूरी संरचना बनाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला डर्मेटोजन, दूसरा पेरिप्लेम एंड तीसरा प्लीरोम। और इन तीनों के फंक्शंस बिल्कुल स्पेशल होते हैं, जो उनके लिए जो वही कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस आर 3 स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे कि जो डर्मेटोजन है, दैट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस। डर्मेटोजन जो है वो एपिडर्मिस बनाएगी। आप ये सेकंड चित्र में देख सकते हैं, दिस इज डर्मेटोजन, ये एपिडर्मल लेयर बनाएगी। जो पेरिप्लेम है, सेकंड लेयर, ये कॉर्टेक्स बनाएगी, ये कॉर्टेक्स बनाएगी। एंड थर्ड लेयर प्लीरोम, ये सेंट्रल रीजन है और इसीलिए ये वैस्कुलर सिलेंडर बनाती है मैच्योर रूट्स में। दिस इज प्लीरोम, दिस इज प्लीरोम। तो ये वैस्कुलर कैम्बियम का हिस्सा है, ये प्लीरोम बनाता है। ग्राउंड टिश्यू यानी कॉर्टेक्स का हिस्सा पेरिप्लेम बनाता है और जो डर्मेटोजन, इसको प्रोटोडर्म भी कहते हैं, ये बनाता है एपिडर्मल लेयर। उसके बाद हेबरलैंड ने 1914 में उन्होंने भी इससे मिलती जुलती थ्योरी दी और उन्होंने जो नाम थे इन तीनों के, डर्मेटोजन, पेरिप्लेम एंड प्लीरोम को, उसके अलावा उसको बदल कर इन्होंने प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम बताया। इन 3 हिस्टोजन लेयर्स के नाम दूसरे लिए, और बाकी जो संरचना जो आगे बनाने वाली है वो तो सेम है। ये हैंस्टीन के हिसाब से है। यहाँ पर जो होते हैं ये 3 लेयर्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं में डिवीजन और डिफरेंशिएशन से ये 3 रीजन्स आगे बनती हैं, 3 लेयर्स बनती हैं। बाहर की तरफ रूट कैप। दूसरे कई सारे वर्कर्स ने कई सारे रूट कैप की स्टडी की, रूट एपेक्स की स्टडी की और उन्होंने हिस्टोजन या इनिशियल सेल्स लेयर्स के हिसाब से अलग अलग थ्योरीज प्रेजेंट की। जैसे कि एलन ने 1947 में उन्होंने बताया सेंट्रल ग्रुप ऑफ परमानेंट इनिशियल प्रेजेंट होती है, जिसमें कि 3 टेम्पररी ग्रुप्स ऑफ इनिशियल प्रेजेंट होते हैं और जो आगे के सारे सेल्स बनाते हैं, जो 3 लेयर्स बताई आपको वो सारे बनाते हैं। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो स्यूडोसुगा में किया था और उनके हिसाब से जो 3 ईच ग्रुप्स ऑफ दीज इनिशियल जो हैं, वो तीनों ग्रुप के इनिशियल जो होते हैं वो अपने अपने स्पेसिफिक लेयर्स बनाते हैं, जैसे कि बिल्कुल हिस्टोजन में बनता है। उसके बाद श्यूप ने 1926 में उन्होंने कहा रूट एपिकल मेरिस्टेम को 4 टाइप्स में बताया। 4 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कॉन्फ़िगरेशन। सेल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से अरेंज है, उनके हिसाब से 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले टाइप ए, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, दिस इज फिगर ए, दिस इज फिगर ए। उनके हिसाब से ऑल टिश्यू ऑफ रूट एपेक्स इंक्लूडिंग रूट कैप के सारे सेल्स, रूट एपेक्स के सारे सेल्स और रूट कैप, वो सभी जो है वो एक सिंगल एपिकल सेल से ही डिराइव होती है, उन्हीं के डिवीजन और डिफरेंशिएशन से बनती हैं और ऐसा होता है वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स में। यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। दूसरा, जिसको बी टाइप भी कहते हैं,
यहाँ पर 2 ग्रुप्स ऑफ इनिशियल प्रेजेंट होती हैं, 2 इनिशियल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक जो होती है वह वेस्कुलर सिलेंडर बनाती है और जो दूसरी ग्रुप होती है वो कॉर्टेक्स बनाती हैं, एपिडर्मिस एंड रूट कैप बनाती हैं। मतलब वेस्कुलर सिलेंडर के लिए तो एक ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है वो कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस एंड रूट कैप वो सभी बनाती हैं। इस तरह का जो टाइप है, दिस टाइप इज कॉमन इन जिम्नोस्पर्म, और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज बी टाइप। इसी तरह से सी टाइप में देयर आर पुअरली इंडिविजुअलाइज्ड इनिशियल्स, इसमें से आप इंडिविजुअल्स कौन से क्या बनाएंगे ये पहचान नहीं सकते, और ये कुल मिला के विच गिव्स राइज टू वेस्कुलर सिलेंडर, कॉर्टेक्स एंड रूट। इनमें ऐसा कोई साफ साफ डिफरेंशिएशन नहीं पता चलता, कोई सेल ऐसा इंडिविजुअल नहीं होता कि ये सेल आगे जाके क्या बनाएगी। ये होता है टाइप सी में। लास्ट इज टाइप डी। इनके हिसाब से देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ इनिशियल्स, 3 ग्रुप्स इनिशियल्स के होते हैं जो बनाते हैं वेस्कुलर सिलेंडर। पहला ग्रुप जो बनाएगा वेस्कुलर सिलेंडर, दूसरा ग्रुप बनाएगा कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस, और तीसरा ग्रुप जो है वो बनाएगा रूट कैप रेस्पेक्टिवली। तो इस ये जो 3 ग्रुप्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप बनाएगा वेस्कुलर सिलेंडर, सेकंड ग्रुप कॉर्टेक्स एपिडर्मिस एंड थर्ड ग्रुप जो है वो रूट कैप बनाएगा। Thus, जो रूट कैप है दैट हैज इंडिपेंडेंट ओरिजिन, और दिस टाइप ऑफ जो ये वाला जो टाइप है दिस इज कॉमन इन मोनोकॉट्स में। ये इस तरह का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं दिस इज टाइप डी। उसके बाद इस पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई, उनमें से एक थे गुटेनबर्ग, जिन्होंने ये कहा कि 2 तरह के जो है रूट एपिक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल इनिशियल सेल। सेंट्रल इनिशियल सेल होता है उसके आधार पर वो कितनी दूर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इनक्लोज टाइप। उसमें इन्होंने बताया कि इनिशियल्स ऑफ जो दूसरे टिश्यूज के इनिशियल्स होते हैं वो बिखरे हुए से होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं एंड लाई एडजेसेंट टू द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के बिल्कुल पास में होते हैं लेकिन बिखरे हुए होते हैं। और सभी जो सेल्स बनाने वाले हैं वेस्कुलर सिलेंडर के, कॉर्टेक्स के, ये सभी के जो इनिशियल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पहचाना सकते हैं। रूट कैप एंड प्रोटोडर्म में हैव कॉमन और सेपरेट इनिशियल्स। रूट कैप एंड प्रोटोडर्म के इनिशियल्स होते हैं वो कॉमन भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। जो दूसरा टाइप उन्होंने दिया था दिस इज ओपन टाइप। इसमें उन्होंने बताया कि जो मेरिस्टेम होते हैं अलग अलग टिश्यूज के, they are only distinct only at some distance from the central cell। सेंट्रल सेल से कुछ दूर तक ही ये अलग अलग पहचान सकते हैं, लेकिन बाद में ये मिक्सअप हो जाते हैं, इनको अलग अलग आप नहीं पहचान सकते। और इस तरह से हैज कॉमन इनिशियल्स फॉर ऑल टिश्यू सिस्टम्स, और नहीं पहचाने जाने की वजह से जो जो इनिशियल्स होते हैं जो अलग अलग टिश्यू बनाते हैं वो सब भी एक जैसे होते हैं, कॉमन इनिशियल होते हैं। तो इस तरह से जो गुटेनबर्ग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो टाइप सी और टाइप डी आपने पिछला पढ़ा अभी, उसमें क्लोज टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, एंड टाइप ए एंड बी उसमें ओपन टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वहां पर सेल्स अलग अलग पहचानने नहीं आ सकते। दिस इज कॉपर कैपा थ्योरी। ये इसको बताया था श्यूप ने 1917 में, 1917 में बताया था। और उसके हिसाब से इन्होंने किस टर्म से बात की, इन्होंने कहा था इन टर्म्स ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन, कि सेल किस प्लेन में डिवाइड होते हैं। उसके हिसाब से शूटेपेक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टी शेप्ड होता है। वो कैसे होता है, द सेल्स ऑफ द रूट एपेक्स, जो रूट एपेक्स के सेल्स हैं वो पहला जो डिवीजन होता है उसमें वो ट्रांसवर्स होता है, फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं चित्र बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स, 2 सेल बने। उसके जो बाद उनके सेल्स हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं। उसमें से वन ऑफ द डॉटर सेल है, जो एक डॉटर सेल है उसमें डिवीजन वर्टिकल होता है और ये टी जैसी संरचना बनाती है, इन्वर्टेड टी लाइक, एंड दिस सीक्वेंस इज टर्म्ड एज टी डिवीजन। इसको इसलिए टी डिवीजन भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सच डिवीजंस फिर डिफरेंशिएटेड 2 जोन्स, और इस तरह के डिवीजन के हिसाब से उन्होंने 2 जोन्स बताए। फर्स्ट जोन इज कॉपर जोन एंड सेकंड जोन इज केपा जोन। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं दिस इज कॉपर जोन, बीच का सेंट्रल पार्ट है ये वाला,
जहाँ सेल लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस इज केपा जोन डिवीजन साइड वाइज। इसको आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, ये रूट एपेक्स का पार्ट है, दिस इज इन्वर्टेड टी डिवीजन जिसको वाई डिवीजन भी कहते हैं, और इसकी वजह से सेल का जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर वर्टिकल दिखाई देते हैं सेल्स, और जो साइड के सेल्स हैं उनका ओरिएंटेशन थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, इस तरह के ओरिएंटेशन होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द रूट, जो कुछ पार्ट्स हैं रूट के, उसमें जो स्पेशली आउटर रीजन है, रूट के बाहरी रीजन में टी इज स्ट्रेट, टी बिल्कुल सीधा होता है। इसका मतलब है जब फर्स्ट डिवीजन हो उसमें से जो नीचे वाली सेल्स हैं वो लॉन्ग डिवीजन होता है, उसमें लॉन्ग डिवीजन होता है जिससे कि टी बनता है। जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जो इनर सेल्स हैं वो उसमें डिवीजन होता है, और इस वजह से टी इज इन्वर्टेड, टी उल्टा बनता है। अब वो क्यों बनता है? बिकॉज सेकेंड डिवीजन टेक्स प्लेस इन द अपर डॉटर सेल, ऊपर के सेल में जो डॉटर सेल उसमें डिवीजन होता है, इस वजह से टी इन्वर्टेड बनता है। द जोन विद इन्वर्टेड टी टाइप ऑफ डिवीजन, जिसमें इन्वर्टेड टी टाइप डिवीजन है, उसको बोलते हैं कॉपर। यही आगे जाके कैप बनाएगी, कॉपर मींस कैप। वेयर एज वन विद स्ट्रेट टी, जिसमें कि सेल्स का ओरिएंटेशन सीधा है, स्ट्रेट है, वो कैप पे यानी कि बॉडी बनाती है। कुछ मोनोकॉट्स ऐसे होते हैं, इन सब मोनोकॉट्स विशेष रूप से ग्रामीणी फैमिली में, इट वाज पॉसिबल टू एस्टैब्लिश शार्प बाउंड्रीज बिटवीन कॉपर एंड कैपे। यहाँ तो मोनोकॉट्स ऐसे हैं ग्रामीणी फैमिली के जहाँ पर ये दो जो जोन्स हैं वो अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन क्लाउस ने 1961 में ये पॉइंट आउट किया कि जो बाउंड्री है दोनों के सेल के रीजन के बीच की, दैट इज ऑब्स्क्योर, वो स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। और इसीलिए, और ये क्यों कहा कि एक ही प्लांट के एक ही इंडिविजुअल्स के अलग अलग रूट में उसको पहचानना मुश्किल है कि कॉपर कहाँ पर है और केपा कहाँ पर है। इसीलिए ये जो थ्योरी थी बाद में फेल हो गई, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि बहुत सारे स्पीशीज का जो रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन था उसको एक्सप्लेन करने में ये फेल साबित हुई। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन सेंटर। क्वेश्चन सेंटर क्या होता है? ये क्लाउस ने दिया था 1956 और 1958 में। उन्होंने ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडी करी कि रूट टिप में जिया मेज मतलब मक्के के रूट टिप में डीएनए सिंथेसिस के ऊपर ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडी करी, और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक सेंट्रल कप लाइक रीजन होता है, कप जैसा सेंट्रल रीजन होता है सेंटर में, दैट लाइंग बिटवीन द रूट कैप एंड द एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये जो कप लाइक रीजन है वो कहाँ होता है? रूट कैप और जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है उसके बीच में, उसी को बोलते हैं क्वेश्चन सेंटर, और वो है यहाँ पर। आप चित्र देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है, दिस इट इज हियर। और सेल्स इन दिस रीजन हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, और इनके सेल्स में जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम होता है in comparison to other cells of the apex. These cells also have fewer mitochondria. Mitochondria कम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है, डिक्टियोसोम जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो भी आकार में छोटे होते हैं, और वो एक्टिवली सिंथेसिस नहीं करते डीएनए का। इसको आप यहाँ स्पष्ट चित्र में देखा सकता है। और चूंकि न्यूक्लियाई छोटी है उसकी और सेल कंटेंट बहुत कम होते हैं, इसलिए नॉर्मली दीज सेल्स, द सेल्स ऑफ द क्वेश्चन सेंटर डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड आसानी से नहीं होते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट द सेल्स ऑफ द क्वेश्चन सेंटर बिकम एक्टिव, ये कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं। वो कब होते हैं? जब जो सेल्स पहले से डिवाइड कर रहे हैं, जो रूट एपेक्स का पार्ट बनाते हैं, जो सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं वो डैमेज हो जाए, नष्ट हो जाए किसी वजह से, तब क्वेश्चन सेंटर के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, एंड वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो एक्टिव इनिशियल्स प्रोवाइड करते हैं जो रूट एपेक्स का दूसरे सेल्स बनाते हैं। क्वेश्चन सेंटर इज रफली हेमिस्फेरिकल, जैसे आपको भी बताया कप शेप होता है, हेमिस्फेरिकल होता है, एंड सेवरल हंड्रेड सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि जिया में लगभग 500 होते हैं, साइनैप्सिस अल्वा में लगभग 600 होते हैं, एंड बीसीएफ हवा में 1100 के आसपास सेल्स पाए जाते हैं क्वेश्चन सेंटर की जहाँ पर साइट है वहाँ पर।
अब ये क्लाउस ने दिखाया 1959 में कि when roots are exposed to toxic doses of X-ray, X-ray की डोज हम जब डालते हैं, एक्सेस में डालते हैं, जो कि टॉक्सिक होती है, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उसमें डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है, और डीएनए का सिंथेसिस रुक जाने की वजह से वो सेल एक्टिवली डिवाइड नहीं हो पाते, वो एक तरह से डैमेज हो जाते हैं। उस समय में सेल्स ऑफ द क्वेश्चन सेंटर बिकम मेरिस्टेमेटिक। तब जो क्वेश्चन सेंटर के सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और डीएनए सिंथेसिस करने लगते हैं और स्टार्ट डिवाइडिंग। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन सेंटर, चित्र में देखिए, दिस इज क्वेश्चन सेंटर, कप शेप या हेमिस्फीयर जिसको बोला था, दिस इज क्वेश्चन सेंटर। और ऐसा क्यों होता है कि सेल्स ऑफ द क्वेश्चन सेंटर आर मोर रेजिस्टेंट टू रेडिएशंस, रेडिएशंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो प्रतिरोधी नहीं होते। इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्लॉज के हिसाब से द सेल्स ऑफ द क्वेश्चन सेंटर आर इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन इन एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि इनका पोजीशन जो है वो सेंटर में है, रेडिएशन का इफेक्ट इनमें बहुत कम आता है, इस वजह से ये एक्टिव रहते हैं। जबकि जो सराउंडिंग सेल्स है जो पहले से रूट एपेक्स का पार्ट बना रहे थे वो डैमेज हो जाते हैं, और ये इनकी कोई इनहेरेंट एबिलिटी नहीं है, सिर्फ पोजीशन ऐसी है उनकी कि वो लीस्ट अफेक्टेड होते हैं, उन पर रेडिएशन का प्रभाव बहुत कम होता है। थैंक यू, आशा करती हूँ आपको एक लेक्चर समझ में आया होगा। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप उसमें आप पे कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो, वहाँ पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।